नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आनंद भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे हमास इजरायल युद्ध की। हमास के इजरायल पर ताजा रॉकेट हमलों के बाद इजरायल ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। इजरायली सेना ने रफाह पर बमबारी की है। एक टेंट कैंप जहां काफी तादाद में महिलाएं और बच्चे थे, वहां हुई बमबारी में 35 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक बमबारी के बाद कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता ने गाजा में 2 इजरायली सैनिकों की मौत की जानकारी दी है। रफाह में इजरायल के सैन्य अभियान का दुनिया के कई देश विरोध कर रहे हैं, लेकिन इजरायल का साफ कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए पूरे रफाह में सैन्य अभियान उसके लिए जरूरी है। तो हमले की ताजा तस्वीरें आपको बता दें। 7 महीने से हमास और इजरायल के बीच ये जंग जारी है। जंग की शुरुआत तब हुई थी जब हमास के आतंकियों ने इजरायल के इलाकों में धावा बोला था, बहुत सारे लोगों की जान ली थी और कई लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। तब से लेकर अब तक जंग थमी नहीं है और ये हम बता दें कि 4 महीने के बाद एक बार फिर से इतने बड़े हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर खिनवराज जहांगीर हैं, जो कि विजिटिंग फैकल्टी हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल के। इसके अलावा प्रभु दयाल जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जहांगीर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, जब लगता है मामला कुछ शांत हो रहा है, युद्ध फिर से भड़क जाता है, अब सवाल यह है कि आखिर इस बार पलटवार से दोनों पक्षों को हासिल क्या हो रहा है? आनंद नमस्कार। देखिए, ये पलटवार कल हुई घटना से मतलब प्रभावित है। कल तल अवीव के इलाके में जहां मैं हूं इस समय, वहां पे करीब 8 से 10 रॉकेट छोड़े गए थे हमास के द्वारा। और हमास ने ये रॉकेट रफ़ा के इलाके से छोड़े, जहां उनके अभी भी 2 से 3 बटालियन मतलब बचे हुए हैं और वहां से वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इन रॉकेटों का तल अवीव तक आना बड़ा मतलब गंभीर मामला था, क्योंकि पिछले 7 महीने की लड़ाई और कम से कम 4 महीने में हमास की सुरंगों और हमास के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया था, उसके बाद से कोई हमला तल अवीव तक नहीं पहुंचा था रॉकेट से। तो कल जब ये बात हुई तो इसराइल के लिए बात बड़ी मतलब मिलिट्रीली कहिए जी। शर्मनाक नाकामी थी कि आप 7 महीने से जिस जगह से लड़ रहे हैं वहां से फिर भी रॉकेट तल अवीव तक दागे जा सकते हैं। तो इसराइल ने बहुत ही एक तरह से कहिए अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा कायम करने के लिए रफ़ा के अंदर आज सवेरे एक बड़ी कार्रवाई करी, जिस कार्रवाई एक में जाहिर मैसेज सी देने बात की है कोशिश बहुत की है, ज्यादा खासकर सिविलियन अपनी मारे। आवाम को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी आवाम को एक मैसेज देने की कोशिश की है, ताकि जो सवाल रह रहकर बीच में इजराइल में भी उठ रहे थे उनका जवाब दिया जा सके। मैं सीधे प्रभु दयाल जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रभु दयाल जी, इजराइल की ताकत दिखाने की कोशिश बता रहे हैं सर कि एक ये भी एक संदेश इसका हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि हमास को इजराइल जड़ से उखाड़ देगा और बहुत कम समय में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के ट्रैक पर यह लड़ाई जाती दिख रही है। हमास रह रहकर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अब सवाल यह है कि ताकत उसे कहां से मिल रही है, क्यों मिल रही है, और जो मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स है उसके असल खिलाड़ी कोई और हैं क्या? देखिए, ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमास ने जब अक्टूबर 7 को अपना अटैक इसराइल पे लॉन्च किया था, तब उसने पूरी तरह तैयारी करके किया था। हमास ने अपनी पूरी तरह से दूसरे जो देश हैं जिनसे सहायता मिल सकती है, उनसे सहायता ली है, अपने सैनिकों को पूरी तरह ट्रेन किया है, फुल्ली आर्म्ड। तो इसलिए ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। लेकिन अब जो ये मोड़ आया, जैसे जहांगीर साहब ने ये कहा कि अब इसराइल का थोड़ा हाथ और तंदुरुस्त हो जा रहा। देखिए, बहुत प्रेशर बन रहा था इसराइल पे कि वो सिविलियंस को, जो ये मारा मारी उनकी हो रही, सिविलियंस को इतना हताहत किया जा रहा है, उनकी इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, इस वजह से ये इसराइल को रोका जाए, इसराइल अपने अटैक्स बंद करे। अब जो 4 महीने की मुद्दत के बाद
ये हमास ने अटैक लॉन्च किया है इसराइल पे, और वो भी टेल अवीव पे, तो इसराइल अब ये पूरी तरह से कह रहा है और कह सकता है कि वो हमास का जो विनाश करना चाहता है वो पूरी तरह से जरूरी है, क्योंकि जी। हमास रफा में तैनात है, उसके कई बटालियन वहां पर स्थित हैं, और रफा से वो अटैक कर रहा है। इसलिए इसराइल को भी बहाना पूरी तरह मिल जाएगा कि जी, वो रफा पे अटैक जो है कर रहा था वो जारी मैं रखे। आता हूं सर तो आपके पास। इंटरनेशनल मैं प्रेशर। डॉक्टर जहांगीर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, प्रभुदयाल सर ने जो बात बोली, काफी अहम बात बोली है। अब सवाल ये उठता है कि हम देखते हैं कि जब भी इजराइल कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है हमास के खिलाफ, तो महिलाओं की दुहाई देता है, बच्चों की दुहाई देता है, मानवता की दुहाई देता है। एक तरफ ये दुहाई का सिलसिला जारी रहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमास अपने ऑपरेशंस को भी लगातार अंजाम दे रहा है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमास ऑपरेट करता है सिविलियन इलाके से। तो कल आज सवेरे जो हमला हुआ था उसमें हमास के दो कमांडर्स को इन्होंने टारगेट किया था, और वो दो कमांडर्स उस रेफ्यूजी कैंप में जहां टेंट में लोग रह रहे थे वहां वो छुपे थे। तो इसराइल के पास मेरे ख्याल से ये मतलब मुश्किल फैसला था कि उन कमांडर्स को छोड़ा जाए या फिर उनके ऊपर हमला किया जाए, और जो कोलेटरल डैमेज होगा उसको बाद में देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसराइल एक हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो जीत नहीं पाएगा। हमास के पहलू से अगर आप इसे देखें, हमास के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसराइल के साथ ऐसी लड़ाइयाँ होती रहें। मतलब वो एक दो रॉकेट छोड़ें और इसराइल उसकी कार्रवाई के रिएक्शन में बड़ी कार्रवाई करे, जिससे खूब नुकसान हो गाजा के आवाम का। उस नुकसान के होने से हमास का सीधा फायदा ये होता है कि हमास की जो इसराइल को डीलेजिटिमाइज करने की जो एक नैरेटिव है वो कायम होती है। अब देखिए, सिविलियंस का मारा जाने का ठीकरा इसराइल पे ज्यादा फूटता है, जी। हमास का रॉकेट छोड़ना इसराइल पे पीछे चला जाता है। हमास का 130 बंदियों को अभी भी न छोड़ना अपने आप में एक उस बड़ी पर बात जिद ही नहीं है। होती है। और उस जिद के चलते इसराइल एक बहुत मुश्किल में है। तो ये जो जी। हमास और नेतन्याहू, अगर हम इसराइल के प्रधानमंत्री को माने कि वो उनके नीति धारक हैं, तो हमास नहीं चाहता लड़ाई रुके, नेतन्याहू नहीं चाहते कि लड़ाई रुके। आपको मजेदार चल। बात बता दूं कि कल से यहाँ की आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने ऑफिशियली पब्लिकली कहा है कि इस सरकार की दिलचस्पी सिर्फ लड़ाई को जारी रखने में है, ना ये बंदियों को छुड़ाने के लिए कोई डील करना चाहते हैं, ना ये मिलिट्री कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। तो मिलिट्री एक तरह से अपने प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ी है। और आज मैं आता हूं सवेरे सर आपके पास। मैं प्रभु दयाल जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। प्रभु जी, अब दशकों से मुद्दा चल रहा है, और असली मुद्दा है फिलिस्तीन का, उसके वजूद का, उसकी स्वीकार्यता का। हमने पिछले दिनों देखा संयुक्त राष्ट्र के अंदर 3 देशों ने मान्यता दी, वो भी फहरिस्त में जुड़ गए। अब आवाज उठ रही है कि भी एक ही जरिया है कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत को जमीन पर लाया जाए। जो यूरोपीय संघ है उसके विदेश नीति के जो प्रमुख हैं जोसेफ बोरेल, वो कह रहे हैं कि एक मजबूत फिलिस्तीनी प्राधिकरण, इसकी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए, वो इस समस्या का सॉल्यूशन है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमास अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, लड़ाई में इजराइल के सामने खड़ा है, पहला सवाल ये कि क्या वो इस मुद्दे को हाईजैक कर रहा है? क्या वो इस मुद्दे का मुख्य प्लेयर बनना चाह रहा है? क्योंकि एक तरफ वेस्ट बैंक का इलाका है, एक तरफ गाजा का इलाका है, तो हल आखिर है क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए? हमास जो भी कर रहा है उससे इसराइल को ही फायदा मिल रहा है। देखिए, अक्टूबर 7 को जो उसने टेररिस्ट अटैक लॉन्च किया था, तो दुनिया ने ये कहा कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम इस टेररिस्ट अटैक की निंदा करते हैं। अब हाल में आईसीजे ने इसराइल से कहा कि ये सिविलियंस की बमबारी खत्म करो, रफा पे अटैक बंद करो। लेकिन अब जो हमास ने ये रॉकेट अटैक टेल अवीव पर कर दिए, तो इसराइल और उसके जो दोस्त देश हैं उनको वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमास तो अभी भी इतना लड़ाई कर रहा है और टेररिस्ट अटैक लॉन्च कर रहा है, और उसके पास इतनी क्षमता है इसलिए, और वो रफा में छुप छुप के ऐसे सब कार्य कर रहा है। तो इसराइल को एक बहाना फिर से मिल जाएगा कि वो रफा पे पूरी तरह से बमबारी करता रहे, ये कहते हुए कि हमास का तो हमको नष्ट करना है, नहीं तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो शांति नहीं बहाल होने देगा। जैसा आपने कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वही सही सोल्यूशन है। सब देशों ने इसका समर्थन किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2
स्टेट सोल्यूशन बहुत जरूरी है, जो बाइडेन ने कहा। लेकिन देखिए, इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता है, और जो हमास अब कर रहा है उससे इजराइल को ही फायदा होता है, क्योंकि इजराइल कहता है कि हम इस तरह के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनसे हम कैसे इस तरह की डील कर सकते हैं। जो काहिरा में बातचीत चल रही थी पीस की और टू स्टेट सोल्यूशन की भी थोड़ी बहुत बात चली थी, वो सब स्थिर हो जाती। तो हमास ने ये जो किया, मेरे विचार में ये फलस्तीनियों से उससे नुकसान हो। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर जहांगीर से यहाँ पे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जो हमास की रणनीति है उससे फिलिस्तीन का जो कॉज है क्या वो मजबूत होता है? पहली बात। दूसरी बात, इस लड़ाई का जो इस समय चल रही है इसका कोई अंत नियर फ्यूचर में नजर आता है? आपका पहला सवाल बड़ा मतलब बेमिसाल है। कहने को अगर आप देखा जाए तो फिलिस्तीन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बन गया है। पिछले 7 से 8 महीने में पूरे विश्व की राजनीति में सबसे बड़ा, एक तरह से कहिए, यक्ष प्रश्न बन गया है फिलिस्तीन का मुद्दा। बहुत बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटीज, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ने इसको बहुत कायदे से आगे बढ़ाया, जो कि मतलब होना चाहिए। पर फिलिस्तीन का असली मुद्दा अगर इजराइल के साथ शांति बना के टू स्टेट सोल्यूशन को करना है तो वो तो बात अब खत्म हो गई। जैसे प्रभु साहब ने कहा, अगले 1 दशक में तो ऐसा नहीं लगता है कि इजराइल की राजनीति में ऐसे कोई नेता आ पाएंगे जो जनमानस को 2 राज्यों की मांग की तरफ झुका सके। क्योंकि इजराइल के अंदर इस बात का बड़ा एक गहरी चोट है कि हमारे लोगों को उनके घरों में परिवार के साथ या परिवार के सामने बच्चों को मारा गया। तो ऐसे लोगों के साथ हम 2 राज्य की मांग को कैसे मान ले? तो एक तरह से कहिए कि एक जो ट्रॉमा है, एक जो एंगर है, वो उस सेंटिमेंट को पॉलिटिकल एक्शन के तौर पे तैयार नहीं करने देगा। दूसरी बड़ी बात जो है, हमास अगर फिलिस्तीन के मूवमेंट का चेहरा बन जाता है या नेता बन जाता है तो हमास की तो साख बड़ी खराब है। प्रभु साहब ने इजराइल का हवाला दिया, हमास खुद आज 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता। तो हमास अगर चेहरा बनता है तो फिलिस्तीन का मुद्दा, जो वाकई में बहुत लेजिटिमेट मुद्दा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो डीलेजिटिमाइज हो जाएगा हमास के फेनेटिसिज्म और उनकी रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी के चक्कर में, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जहांगीर। समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। प्रभु दयाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए, इसकी जो बारीकियां हैं वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। और 5 की बात में अब बात करेंगे, जिक्र करेंगे उस युद्ध का जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर इन कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा हमला किया। खार्किव के एक स्टोर पर हुए इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन सरकार के मुताबिक हमले के बाद से 16 लोग अब भी लापता हैं। इससे पहले शनिवार को भी खार्किव पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे एक गिरी हुई हरकत करार दिया है। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण की वोटिंग रह गई है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे और इस बीच इलेक्शन से जुड़े कई सारे सवालों की लगातार चर्चा हो रही है। एनडीटीवी पर पिछले दिनों आपने कई बड़े इंटरव्यूज देखे। खास बात यह रही कि इन इंटरव्यूज में कुछ ऐसे जवाब भी मिले जो आपको कहीं और सुनने या देखने को नहीं मिले होंगे। और मोदी कैबिनेट के 4 दिग्गज यानी खुद प्रधानमंत्री के अलावा हमने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के भी इंटरव्यूज लिए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार दोबारा बनाने के लिए सरकार नहीं चलाता, मैं देश बनाने के लिए सरकार चलाता हूं। सरकार में हमारा कमिटमेंट है कि हम जो हैं, जो योजनाएं जो हैं, इसको हम आगे ले जाएंगे। भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा, मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं। हमारे संविधान ने देश के हर व्यक्ति को मौका मिले इसकी व्यवस्था संविधान के अंदर ही करी हुई।
मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ। काशी तो अविनाशी है। एनडीटीवी पर हमने अपने दर्शकों के लिए जो इंटरव्यू किए हैं वो सबसे अलग क्यों हैं? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेहद चर्चित अलग अलग इंटरव्यू में से चुने हुए सबसे खास हिस्से। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के 4 सबसे अहम मंत्रियों से बातचीत के चुने हुए अंश न केवल चुनाव के लिहाज से बल्कि देश के नागरिक के तौर पर भी आज आपको जरूर सुनने चाहिए। भारत के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, उनके मन में ख्वाब है, बताते नहीं हैं कि उनको भी मोदी जैसा लीडर बनना है। तो आपकी ये जो रेयर क्वालिटी है, एक तो है सेल्फ टॉट लीडरशिप की, दूसरी है आप जिन्होंने आपसे डील किया वो बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड लिसनर हैं, आप सुनते बहुत हैं लोगों को। और ये आप इस यूथ को क्या कहेंगे कि उनको आप जैसा बनना हो तो क्या करें? मैंने एक काम किया था कोविड के समय, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने नौजवानों को एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा आप एक काम कीजिए, घर में हो, आजकल मोबाइल कैमरा वगैरह अवेलेबल है और घर में दादा दादी भी हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग। उनका इंटरव्यू कीजिए कि वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसा होता था, उनके समय शादियां कैसे होती थी, पहले घर छोटे होते थे, मेहमान आते थे कैसे रहते थे, पहले 12, 5, 7 दिन रहती थी तो कैसे रहते थे। मैंने उनको कहा था पूछो क्या होगा इससे, ये अपने परिवार के लोग कैसी जिंदगी जीते 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 यहाँ पहुँचे हैं, तो आप उसे कनेक्ट करोगे। मैं मानता हूँ हमारे देश के नौजवानों ने आज़ादी के बाद भारत की विकास यात्रा कैसे चली है, इसको खोजना चाहिए, खोजी मन से, कि पहले कैसा होता था भाई, कोयले वाली ट्रेनें चलती थी तो कोयला कैसे आता था, कोयले वाली ट्रेन चलती थी तो कोयले वाली ट्रेन चलाने वाले वो अंदर कैसे इतनी आग में रहते थे। जरा देखो तो, एक एक चीज को समझने की। जो नौजवान इस 75 साल की यात्रा को जानना समझने का प्रयास करेगा तो वो आगे की यात्रा का वो हिस्सेदार बनेगा। लेकिन देश की नौजवान पीढ़ी सरकार के कामकाज के बारे में क्या सोचती है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी के साथ एक बेहद दिलचस्प बातचीत में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारत का युवा सरकार की नीतियों को लेकर उम्मीद से भरा हुआ है। जो आगे का भविष्य का जो पिक्चर जो हम पब्लिक के सामने रखते हैं वो बहुत माने ऑप्टिमिस्टिक कि हम देश को कहीं ले जाएंगे। मुझे लगता है आज देश का ये मूड है, जो फॉरेन पॉलिसी का भी जो इंटरेस्ट जो है कि देश को लगता है भाई ये लोग खड़े हैं, जब भारत का हित होता है देखिए बोलने के लिए तैयार हैं, अड़ने के लिए तैयार हैं। तो देश का ये आज जो मूड जो है वो युवा पीढ़ी खासकर उनको ऐसा लगता है। तो एक साइड से जो विज़न आपको मिलता है कि विकसित भारत, अमृतकाल विकसित भारत, हम देश को ले जाएंगे। दूसरा कि भाई सब कुछ बेकार है, अरे पता नहीं संविधान का क्या हो जाएगा, तो जो डराने की जो कोशिश हो रही है। युवाओं के अलावा महिलाओं को लेकर भी मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि वो बीजेपी के साथ है। एनडीटीवी को दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे इंटरव्यू में हमने इस भरोसे की वजह पूछी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो झुकाव है, रुझान है, उसके कारण में एक तो भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति पर विशेष बल दिया हुआ है। हमारी सरकार के कार्यक्रमों में भी महिलाओं को उतना ही प्राधान्य है और उसके पीछे वोट बैंक नहीं है, उसके पीछे इरादा है कि भारत को विकास यात्रा में अगर ये 50% शक्ति जुड़ जाती है तो एकदम से तेज़ी से देश आगे बढ़ेगा। अब जैसे मैं लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम लेके चल रहा हूँ। 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का मतलब होता है कि वो इकोनॉमी का नेतृत्व करेगी गांव का।
और वो बहुत बड़े बदलाव के एक बहुत बड़ी बड़ी कैटलिक एजेंट बनेगी। ये जो बदलाव है, इन चीज़ों का फर्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन चुनाव के बीच विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। गरीब जनरल कास्ट को अनुभवी चोर है। इंटरव्यू में जब हमने ये सवाल पूछा तो सुनिए विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया। पिछले 10 साल में 46 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन ली है। कुछ तो किया होगा ना उसके साथ। आप ये भी जानते हैं कि आजकल हर रोज़ 28 किलोमीटर रोज़ हाईवे बन रहे। किसी को तो काम मिलता होगा वहाँ। 14 किलोमीटर रोज़ रेलवे ट्रैक बन रहे। जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैं आपको एयरपोर्ट हर क्षेत्र में आपको दिखा सकता हूँ। अगर एक साइड पर ये सब चीज़ें हो रही, कोई तो काम कर रहा होगा ना वहाँ, किसी ने तो लोन ली। तो ये जो कहना कि इतने करोड़ लोग बेरोज़गार हैं या बेरोज़गारी बड़ी है, जैसे उन्होंने कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि there are only two firm indices, votes and prices. Very interesting. अब प्राइसेस के माने गुरुजी यहाँ बैठे हैं, वोट्स के गुरुजी वहाँ बैठे हैं, तो अब उन दोनों से आप ट्रायंगुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पर जो आपका जो कहना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है उन्हें, उसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई सबको राशन मिल रहा ना। आप देखिए, आज 81 करोड़ लोगों को हर महीने 81 करोड़ लोगों को हर महीने राशन बिना लीकेज के मिलता है। अगर आप ये योजनाएं देखें, मुझे लगता है जब आप लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं ना, लुटियंस दिल्ली वालों को, क्योंकि उनको ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो मिल चुके हैं, तो इस पे वो वजन ही नहीं देते। उनके लिए तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। अगर आप देखें, जल जीवन के आंकड़े देखें, आवास के आंकड़े देखें, आवास का देखिए, 4 करोड़ लोगों को घर मिला, 4 करोड़। अब आप एवरेज फैमिली साइज इंडिया में क्या 4.8 है। 4 करोड़ माने 19 करोड़ लोगों को 2014 के बाद घर मिला। तो वो तो कहते हैं भाई मोदी जी की कृपा है कि हमें घर मिला। तो अगर घर, बिजली, पानी, राशन, हेल्थ एक्सेस, आप आयुष्मान भारत के आंकड़े देखें। आज आयुष्मान भारत के रजिस्टर्ड जो लाभार्थी जो हैं वो 34 करोड़ है। तो ये भी देखिए ना, इसीलिए जो वोट्स, कहीं ना कहीं वोट का भी कुछ कारण होगा ना, कहीं तो कुछ डिलीवर किया होगा कि बार बार, क्योंकि आप ये देखिए, भाजपा का वोट जो है 2000, और सुरजीत जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, 2009 में 19% थे, 2014 में 31% हुए, 2019 में 37.5% हुए। मोदी सरकार का कहना है कि वो अपने काम से ही जवाब देती है और विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए, वो सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए जनता का भरोसा जीत चुकी है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी। विभव कुमार, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, आरोपी हैं इस मामले में, उन्हें राहत नहीं मिली है। विभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई है। आपको बता दें कि विभव कुमार को स्वाति मालीवाल केस में 18 मई को सीएम आवास से हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें थाने ले जाया गया और बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। विभव कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था, बेबुनियाद बताया था, जबकि स्वाति मालीवाल का कहना यह था कि उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई, उन्हें लातों से, घूंसों से मारा गया, पेट पे मारा गया, और ये तमाम आरोप एफआईआर में दर्ज हुए। विभव कुमार को लेकर उन्होंने अपना जो बयान दर्ज करवाया कोर्ट के सामने, उसमें भी तमाम बातें उन्होंने बोली
13 मई का ये मामला है, जबकि विभव कुमार की तरफ से ये कहा गया कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी सीएम आवास में स्वाति मालीवाल। उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मानी। तो दोनों पक्षों से इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप लगातार लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के आरोपों पर सवाल उठा रही है, स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। तो एक सियासी खींचतान भी इस मामले को देखने को मिल रही है। विभव कुमार जो कि आरोपी हैं इस मामले के, आपको बताया कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद विभव कुमार को लखनऊ में देखा गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ वो लखनऊ की यात्रा पर गए थे और आपको ध्यान होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जब सीएम अरविंद केजरीवाल से इस मामले को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने माइक को अखिलेश यादव की तरफ आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था विभव कुमार को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने ये कहकर अपनी बात पूरी की, अपना पक्ष रखा कि ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और इस मामले पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना उनके नजरिए से ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक विरोधाभास भी देखने को मिला था, क्योंकि जब ये घटना स्वाति मालीवाल ने जब आरोप लगाए थे तो उसके अगले ही दिन जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने ये बात कबूल की थी, माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। सीएम ने इसका संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई इस मामले को लेकर की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि स्वाति मालीवाल को लेकर ये सवाल भी उठाए गए कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उन्होंने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने इस पर कानूनी एक्शन लेने की क्यों सोची। तो इस पर स्वाति मालीवाल का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम से वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिरकार ये मामला दर्ज हुआ, इसमें एफआईआर हुई, गंभीर धाराओं में एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। विभव कुमार की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और अब बड़ी खबर ये कि 30 हजारी कोर्ट से विभव कुमार को राहत नहीं मिली है। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं मिली है। स्वाति मालीवाल ने सुनवाई में जान पर खतरे की बात भी कही थी। विभव कुमार की जमानत याचिका अब खारिज हो चुकी है, यानी कि उन्हें अभी सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। वो अभी किसी तरीके की कानूनी राहत उन्हें नहीं मिली है। बड़ी बात ये कि स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में ये बात भी कही कि अगर विभव कुमार को छोड़ा जाता है जमानत पर तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जान पर खतरे की बात भी सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने कही थी। तो तमाम पक्षों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उनकी दलीलों को सुनने के बाद विभव कुमार को जमानत नहीं देने का फैसला कोर्ट ने किया है। 30 हजारी कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हो रही थी। आपको बताएं पिछले दिनों दिल्ली की सियासत काफी दिनों से गरमाई हुई है। 13 तारीख के बाद से लगातार इस मामले को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही थी। जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, बीजेपी है, लगातार इस मामले पर हमलावर है। सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, महिलाओं के अस्मिता के मुद्दे पर, और वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पूरा का पूरा जो मामला है इसमें वो पहली बात तो ये कि स्वाति मालीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मामला बीजेपी का कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और स्वाति मालीवाल ने जो अपना बयान दर्ज करवाया पुलिस के सामने, जो कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाया, उसमें उन्होंने विभव कुमार पर मुख्य रूप से आरोप लगाए हैं। गंभीर बातें विभव कुमार को लेकर, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस पिछले दिनों इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए थे और स्वाति मालीवाल का उन वीडियो फुटेज को लेकर ये कहना था कि ये सिलेक्टेड वीडियो फुटेज लीक की जा रही है और ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक वर्ग सक्रिय हो चुका है उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए, और ये बातें भी, ये आरोप भी लगातार उन्होंने लगाए थे। हालांकि अपने उन सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था कि कौन सा वर्ग है, कौन वो लोग हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग सक्रिय हो चुके हैं उनको टारगेट करने के लिए। तो एक लंबी खींचतान इस मामले को देखने को मिल रही है और जिस तरीके से इस मामले पर दोनों पक्ष हमलावर हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जल्दी मामला शांत होने वाला नहीं है। तो विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एक बड़ा झटका विभव कुमार को, कोर्ट से उन्हें आस थी कि कोर्ट से उन्हें जमानत मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन
राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इस पूरे मामले में अब अगला कदम विभव कुमार का क्या होगा। क्या वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे राहत पाने के लिए, और कब तक वो इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से अदालत के सामने रखी गई, आपको बताएं कि उन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें विभव कुमार को राहत नहीं मिली है, उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सबसे अहम बात इस पूरे मामले में ये है कि विभव कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि वो कहां पर हैं, ये सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पता चला पुलिस को जबकि वो सीएम आवास में है तो उनको वहीं से हिरासत में लिया गया। हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। डिटेल्स क्या है, अदालत में क्या हुआ? जी देखिए, कह सकते हैं बड़ा झटका है विभव कुमार के लिए, क्योंकि आज बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी विभव कुमार के द्वारा और लगभग 2 घंटे के आर्गुमेंट्स भी तीसरी कोर्ट में हुए। एक तरफ स्वाति मालीवाल की तरफ से खुद पर्सनली वो अपीयर हुई और उन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा है और उनको रेप थ्रेट्स भी मिल रहे हैं तमाम उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जबकि स्वाति मालीवाल ने खुद ये एडमिट किया कि वो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गई थी तब उनके साथ मारपीट की गई और इसमें विभव कुमार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर थी और मैं आमतौर पर वहां पर जाती हूँ तो सीधा ड्राइंग रूम की तरफ रुख करती हूँ और वहां पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट करी। उसके सामने जो दिल्ली पुलिस की तरफ से वक्तव्य दिए गए उसमें साफ तौर पर कहा गया कि विभव कुमार के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम रचा गया और इस वजह से, क्योंकि विभव कुमार की कल जुडिशियल कस्टडी जो है वो भी खत्म हो रही है, इस वक्त उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया था मुंबई में और उस वजह से उनको इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा रखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई लेकिन विभव कुमार को झटका लगा। आज की सुनवाई के बाद जमानत उन्हें नहीं मिली है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।